और आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं उसका शीर्षक है केरल से केरलम, एक संवैधानिक यात्रा। बिल्कुल। हमारे पास इस विषय से जुड़े बहुत ही विस्तृत नोट्स और हाल ही के, मेरा मतलब है बिल्कुल ताज़ा आधिकारिक कैबिनेट ड्राफ्ट्स मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि 24 फरवरी 2026 यानी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इस नाम परिवर्तन को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। और ये कोई छोटी घटना नहीं है। जब हम किसी राज्य का नाम बदलने की बात सुनते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक सरकारी फॉर्मेलिटी होगी या कागजी कार्रवाई। हाँ, मतलब एक रबर स्टैम्प जैसा। बिल्कुल, लेकिन इस मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम इसे ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो ये एक के केरल या यूनाइटेड केरला के उस दशकों पुराने सपने का सच होना है जिसे वहां के लोगों ने हमेशा संजोया था। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस पूरी यात्रा के हर एक पहलू का, चाहे वो संवैधानिक पेंच हो, ऐतिहासिक जड़ें हों या फिर इसका सांस्कृतिक महत्व, उसका चरण दर चरण विश्लेषण करें। और ये समझना वाकई रोमांचक होगा कि कैसे एक राज्य के नाम का बदलना हमारे सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की पूरी कहानी बयां कर देता है। तो चलिए सबसे पहले इस पूरी कहानी की बिल्कुल शुरुआत पर चलते हैं। आखिर इस नाम को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल है। जमीनी हकीकत तो ये है कि मलयालम भाषा बोलने वाले लोग जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वो सदियों से अपने राज्य को केरलम ही कहते आए हैं। मतलब उनके साहित्य में, उनकी बोलचाल में, हर जगह ये केरलम ही है। सही कहा। लेकिन 1956 में जब आज़ाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, तब अंग्रेजी भाषा और औपनिवेशिक प्रभाव के चलते संविधान की पहली अनुसूची में, जिसे हम फर्स्ट शेड्यूल कहते हैं, उसमें इसे दर्ज करते वक्त केरल लिख दिया गया। और अब पूरे 7 दशक बाद जाकर इस ऐतिहासिक भाषाई भूल को सुधारा जा रहा है। लेकिन इस बदलाव का जो सफर रहा है वो इतना सीधा नहीं था, है ना? इसमें कई प्रशासनिक उलझनें सामने आई। उलझनें तो थीं, और इस पूरी प्रक्रिया को समझना किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के काम करने के तरीके को समझने जैसा है। ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। हाँ, मैंने नोट्स में देखा कि इसमें काफी समय लगा। बिल्कुल। दरअसल 24 जून 2024 को केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उनका दूसरा यानी संशोधित प्रस्ताव था। और यही बात थोड़ी हैरान करने वाली लगती है मुझे। आखिर दूसरा प्रस्ताव क्यों लाना पड़ा? पहले वाले में ऐसी क्या गड़बड़ थी? गड़बड़ तकनीकी थी। 2023 में जब राज्य ने अपना पहला प्रस्ताव केंद्र को भेजा तो उसमें ये मांग की गई थी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में नाम बदला जाए। अच्छा, 8वीं अनुसूची। हाँ, अब यहाँ गृह मंत्रालय ने बहुत ही बारीकी से ध्यान दिलाया कि 8वीं अनुसूची तो आधिकारिक भाषाओं के लिए है। किसी भी राज्य का आधिकारिक नाम और उसकी सीमाएं संविधान की पहली अनुसूची में दर्ज होती हैं। ओहो, तो मतलब उन्होंने गलत अनुसूची के संशोधन की मांग कर दी थी। बिल्कुल। इसलिए गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया कि मुख्य फोकस पहली अनुसूची में संशोधन पर होना चाहिए। इसी तकनीकी पेच को सुधारने के लिए राज्य विधानसभा को 2024 में एक नया और संशोधित प्रस्ताव पारित करना पड़ा। और ये सुधार रंग भी लाया। आज 24 फरवरी 2026 के इस ऐतिहासिक मोड़ पर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे अपनी हरी झंडी दिखा दी है। जी, इसका सीधा सा प्रशासनिक मतलब यही है कि अब संविधान की पहली अनुसूची में आधिकारिक तौर पर संशोधन किया जाएगा। और इसके साथ ही एक बहुत ही समावेशी कदम उठाते हुए ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 8वीं अनुसूची में दर्ज देश की सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में इस राज्य का नाम केरलम ही लिखा और बोला जाए। और जब हम इन अनुसूचियों और संशोधनों की गहराइयों में जाते हैं तो इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा नायक उभर कर आता है वो है हमारे संविधान का अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3। हाँ। जी, ये अनुच्छेद इस पूरी संवैधानिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। संविधान की बात छिड़ी है तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मुहावरा सामने आता है जो अक्सर राजनीति विज्ञान में पढ़ाया जाता है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। बिल्कुल। पहली बार सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के डायलॉग जैसा लगता है, लेकिन इसका असल मतलब बहुत गहरा है। इसका अर्थ है कि हमारा जो देश है, जो संघ है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, वो अविनाशी है। सही कहा। लेकिन इसके अंदर जो राज्य हैं, उनकी सीमाएं, उनके नाम, यहाँ तक कि उनका अस्तित्व भी स्थायी नहीं है। संसद जब चाहे उन्हें बदल सकती है। बिल्कुल।
और ये शक्ति कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। अगर हम अनुच्छेद 3 का गहराई से विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि संसद के पास इस मामले में लगभग असीमित अधिकार हैं। असीमित अधिकार, वो कैसे? अनुच्छेद 3A से लेकर 3E तक इसे बहुत ही स्पष्ट तरीके से बांटा गया है। 3A कहता है कि संसद कोई नया राज्य बना सकती है। 3B के तहत किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। और 3C से क्षेत्रफल घटाया जा सकता है। बिल्कुल सही। 3D राज्य की सीमाओं में बदलाव की अनुमति देता है। और 3E, जो आज के हमारे इस केरल से केरलम विषय का मुख्य आधार है, वो संसद को किसी भी राज्य का नाम बदलने का पूरा अधिकार देता है। लेकिन ये सब होता कैसे है? ये कोई ऐसा काम तो है नहीं कि आज संसद में किसी ने सोचा और कल नाम बदल गया। नहीं, इसकी एक बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया है। हाँ, इसके पीछे 5 चरणों वाली एक बहुत ही स्पष्ट और लंबी प्रक्रिया है। चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा डिकोड करते हैं। पहला चरण है राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश। जी। यानी कोई भी ऐसा बिल जो राज्य की सीमा या नाम से जुड़ा हो, वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के संसद में पेश ही नहीं हो सकता। और इसके तुरंत बाद आता है दूसरा चरण, जहां राष्ट्रपति इस बिल को उस राज्य की विधायिका यानी विधानसभा के पास भेजते हैं ताकि उनके विचार जाने जा सके। और यहीं पर तीसरा चरण बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, समय सीमा। राज्य विधानसभा के पास अनंत काल तक इस बिल को लटकाए रखने का विकल्प नहीं होता। बिल्कुल नहीं। उन्हें एक तय समय सीमा के भीतर अपने विचार या सुझाव केंद्र को वापस भेजने होते हैं। हाँ, अगर राष्ट्रपति को लगे कि कारण वाजिब है तो वो इस समय सीमा को बढ़ा जरूर सकते हैं। इसके बाद प्रक्रिया का चौथा चरण आता है, जहां बिल को वापस संसद में प्रस्तुत किया जाता है। और अंतिम यानी 5वां चरण है संसद के दोनों सदनों द्वारा इस बिल का साधारण बहुमत से पारित होना। साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी। हाँ, इसके लिए किसी विशेष बहुमत या 2/3 वोटिंग की दरकार नहीं होती। इस पूरी प्रक्रिया को सुनते हुए एक बहुत ही लाजमी सा सवाल मन में उठ सकता है। मान लीजिए राष्ट्रपति ने बिल राज्य विधानसभा को भेजा और राज्य ने कह दिया कि नहीं, हमें ये बदलाव मंजूर नहीं है, तो फिर क्या होगा? यहाँ पर कानूनी इतिहास का एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक मामला सामने आता है। बाबूलाल परांते बनाम बॉम्बे राज्य 1960। ये केसला इस पूरी व्यवस्था की असल तस्वीर पेश करता है। ये मामला काफी मशहूर है। जी, ये मामला भारतीय संघवाद को समझने के लिए एक मील का पत्थर है। सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में ही ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि राज्य विधायिका के जो भी विचार या सुझाव होंगे वे संसद पर अबाध्यकारी हैं। बाध्यकारी नहीं है मतलब नॉट बाइंडिंग। बिल्कुल। इसे एक आसान उदाहरण से समझें तो ये ऐसा है कि मकान मालिक अपने किराएदार से घर का रंग बदलने के लिए राय तो मांगता है, लेकिन अगर किराएदार को लाल रंग पसंद नहीं है तब भी मकान मालिक अपनी मर्जी से लाल रंग पुतवा सकता है। ये काफी सटीक उदाहरण है। संसद की शक्ति इस बात से बिल्कुल सीमित नहीं होती कि राज्य सहमत है या असहमत। हाँ, केरलम के इस ताजा मामले में तो राज्य खुद ही बदलाव की मांग कर रहा है और उन्होंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी भेजा है। तो यहाँ कोई टकराव की स्थिति नहीं है? नहीं, लेकिन संवैधानिक सिद्धांत यही कहता है कि अंतिम मुहर और पूरी शक्ति संसद के ही हाथ में है। क्या अद्भुत व्यवस्था है। चलिए अब कानूनी दांव पेचों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इतिहास के पन्नों की सैर करते हैं। आखिर ये केरलम शब्द आया कहाँ से? इसकी व्युत्पत्ति यानी एटिमोलॉजी की कहानी किसी रोमांचक सफर से कम नहीं है। बिल्कुल। इतिहास में जाएं तो ये नाम कोई नया नहीं है। सोचिए 257 ईसा पूर्व का वो समय जब सम्राट अशोक के शिलालेख उकेरे जा रहे थे, उनके द्वितीय शिलालेख में ही इसका जिक्र मिलता है। जी हाँ। वहां इसे केरल पुत्र कहा गया है, जिसे संस्कृत के विद्वान केतिल पुत्र भी कहते हैं। यानी आजादी से हजारों साल पहले भी इस क्षेत्र की अपनी एक अलग और मजबूत पहचान थी। और जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते हैं, प्राचीन चेरा काल में आते हैं तो हमें चेरलम शब्द मिलता है। ये भी अपने आप में बहुत सुंदर अर्थ समेटे हुए हैं। चेरलम ये 2 शब्दों के मेल से बना है। चेर जिसका अर्थ होता है झील और आलम जिसका मतलब है भूमि। तो चेरलम का शाब्दिक अर्थ हुआ झीलों की भूमि। बहुत ही खूबसूरत अर्थ है। इसके बाद 1859 ईस्वी में डॉक्टर हरमन गुंडाट ने इस शब्द का एक और बहुत ही दिलचस्प और भौगोलिक नजरिए से सटीक अर्थ निकाला। उन्होंने इसे चेरी आलम बताया, जिसका मतलब होता है पर्वतीय ढलान। अगर हम वहाँ के भूगोल को देखें तो ये बात बिल्कुल सच लगती है। पूरा का पूरा राज्य पश्चिमी घाट के ऊंचे पहाड़ों और अरब सागर के बीच की एक लंबी और खूबसूरत ढलान पर ही तो बसा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। और इन सब के अलावा एक लोक व्युत्पत्ति भी है जो आम जनमानस में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, केरा और आलम।
केरा मतलब नारियल और आलम मतलब भूमि, यानी नारियल की भूमि। ये सारी अलग अलग व्याख्याएं मिलकर इस राज्य की एक बेहद समृद्ध तस्वीर उकेरती हैं। लेकिन आधुनिक राज्य के निर्माण का इतिहास भी कुछ कम उतार चढ़ाव वाला नहीं रहा है। हाँ, आज़ादी के बाद का सफ़र काफ़ी जटिल था। आधुनिक राज्य के गठन के टाइमलाइन को अगर हम देखें तो आज़ादी के ठीक बाद 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर और कोचीन जैसी 2 बड़ी रियासतों का आपस में विलय हुआ था। और फिर दौर आया भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का। 1956 में फजल अली आयोग, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग या SRC भी कहा जाता है, उसकी एक बहुत ही ऐतिहासिक रिपोर्ट आई। और उसी रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को आधुनिक केरल का गठन किया गया। इस प्रक्रिया में मालाबार, त्रावणकोर, कोचीन और कासरगोड के क्षेत्रों को एक साथ मिलाया गया। एक बात जो यहाँ विशेष रूप से रेखांकित करने वाली है वो ये कि उस समय भी स्थानीय लोगों और नेताओं की मांग यही थी कि नए राज्य का नाम केरलम रखा जाए। जी, मांग तो हमेशा से वही थी। लेकिन भाषाई और प्रशासनिक खींचतान में संविधान के पन्नों पर जो दर्ज हुआ वो था केरलम। एक तरह से 1956 की उसी ऐतिहासिक विसंगति को अब 2026 में जाकर ठीक किया जा रहा है। अगर हम केरल के इतिहास और संस्कृति की बात कर ही रहे हैं तो इसके आज के सामाजिक और आर्थिक आंकड़े भी कुछ कम हैरान करने वाले नहीं हैं। ये राज्य पूरे देश के सामने विकास का एक अलग ही मॉडल पेश करता है। विकास के मामले में तो ये राज्य हमेशा से एक मिसाल रहा है। बिल्कुल। 2018 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ही इस राज्य की साक्षरता दर 96.2% थी। शानदार आंकड़ा है। वो बेमिसाल है। बिल्कुल। साक्षरता के अलावा अगर हम लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो देखें तो ये 1084 के शानदार आंकड़े के साथ भारत में सबसे ऊपर है। और मानव विकास सूचकांक में भी ये काफी आगे है। हाँ, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को मापने वाले मानव विकास सूचकांक यानी HDI में 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार ये 0.784 के स्कोर के साथ भारत में दूसरे स्थान पर है। और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी ये काफी मजबूत है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो 167.90 बिलियन डॉलर के साथ ये देश की 11वीं सबसे बड़ी GSDP वाली अर्थव्यवस्था है। और ये तब है जब जनसंख्या के लिहाज से ये 13वां सबसे बड़ा राज्य है। ये सारे आंकड़े गवाही देते हैं कि इस राज्य ने अपने मानव संसाधन पर कितनी गहराई से काम किया है। इसके अलावा इस राज्य से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो किसी को भी हैरत में डाल सकते हैं। जैसे कि कुटनाड का क्षेत्र। बिल्कुल। कुटनाड भारत का सबसे निचला बिंदु है जो समुद्र तल से भी 2.7 मीटर नीचे है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में समुद्र तल से नीचे खेती की जाती है। मतलब अगर कोई वहां खेत में खड़ा है तो तकनीकी रूप से वो समंदर के जल स्तर के नीचे खड़ा है। ये तो सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के दृश्य जैसा लगता है। इंसान और प्रकृति का ऐसा तालमेल अद्भुत है। इसके साथ ही तकनीकी प्रगति में भी ये राज्य पीछे नहीं है। 2016 में ही इसे भारत का पहला डिजिटल राज्य घोषित कर दिया गया था। और प्रशासन की पारदर्शिता देखें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ये भारत का सबसे कम भ्रष्टाचार वाला यानी करप्शन फ्री राज्य है। इसके भूगोल पर नजर डालें तो इसके पास 590 से 595 किलोमीटर लंबी एक विशाल तटीय रेखा है और पेरियार यहाँ की सबसे लंबी नदी है जो 244 किलोमीटर तक बहती है। ये तमाम बातें एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर दिखाती हैं। लेकिन जब हम किसी विषय की इतनी गहन चर्चा कर रहे हैं तो हमें इसके दूसरे पहलू यानी इसकी आलोचनात्मक चुनौतियों और भविष्य की चिंताओं को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। हर बड़े बदलाव के अपने जोखिम होते हैं। तो क्या इस पूरे मामले में कुछ खतरे भी हैं? जब कोई राज्य अपनी भाषाई और क्षेत्रीय पहचान को इतनी मजबूती से उभारता है तो मन में ये सवाल उठता है कि क्या ये राष्ट्रीय भावना के लिए कोई चुनौती बन सकता है? ये बहुत ही लाजमी और महत्वपूर्ण सवाल है। जब हम इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करते हैं तो मुख्य रूप से 3 बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं। वो 3 चुनौतियां क्या हैं? पहली है क्षेत्रीय कट्टरता या रीजनल शोविनिज्म। जब क्षेत्रीय पहचान को जरूरत से ज्यादा उग्र रूप से बढ़ावा दिया जाता है तो कई बार वो राष्ट्रीय एकता के विचार से टकराने लगती है। दूसरी सबसे गंभीर चुनौती है बाल्कनीकरण का खतरा। यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में एक बड़े हिस्से के छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे और वे आपस में लड़ने लगे थे। क्या हम उस तरह के मनोवैज्ञानिक विभाजन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल।
जब देश के भीतर बार बार राज्यों की सीमाएं बदलती हैं या नाम बदलते हैं, तो लोगों के मन में एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक विखंडन पैदा हो सकता है। उन्हें लग सकता है कि वे देश से पहले अपनी छोटी सी क्षेत्रीय पहचान का हिस्सा हैं। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। और तीसरी चुनौती सीधे हमारे उस संवैधानिक ढांचे से जुड़ी है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी, एकात्मक लक्षण यानी यूनिटरी फीचर्स। अनुच्छेद 3 केंद्र सरकार को जो विनाशकारी शक्ति देता है, उससे राज्यों के मन में हमेशा यह सुरक्षा रह सकती है कि उनकी क्षेत्रीय अखंडता की कोई गारंटी नहीं है। कल को केंद्र चाहे तो उनके वजूद को ही मिटा सकता है। ये तो वाकई एक नाजुक स्थिति है। तो इन चुनौतियों से निपटने का कोई रास्ता भी है? शासन और प्रशासन में इन भावनाओं को कैसे संतुलित किया जा सकता है? इसके समाधान बहुत ही व्यवहारिक और दूरदर्शी होने चाहिए। एक बहुत ही तार्किक सुझाव मनुपात्र जैसे कानूनी मंचों के विश्लेषण से निकल कर आता है, जिसे 60% राजस्व नियम या 60% रेवेन्यू रूल कहा जा सकता है। ये नियम क्या कहता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी किसी नए राज्य के निर्माण या किसी बड़े प्रशासनिक बदलाव की मांग उठे, तो उस राज्य की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मापा जाना चाहिए। ये अनिवार्य होना चाहिए कि वो राज्य अपने कुल खर्च का कम से कम 60% हिस्सा खुद के राजस्व से उठा सके। ये नियम तो काफी असरदार साबित हो सकता है। इससे होगा ये कि जो मांगे केवल भावनात्मक उबाल या राजनीतिक स्वार्थ के कारण उठ रही हैं, उन पर लगाम लगेगी। लोगों को समझ आएगा कि बदलाव के लिए सिर्फ भावनाएं नहीं, आर्थिक मजबूती भी चाहिए। सही कहा। और इसके साथ ही एक और बहुत जरूरी सुझाव है, एक स्थायी आयोग का गठन। राज्य के नाम या सीमा परिवर्तन जैसे बेहद संवेदनशील और जटिल मुद्दों से निपटने के लिए एक अर्ध न्यायिक यानी क्वासी जुडिशियल राज्य पुनर्गठन आयोग हमेशा मौजूद होना चाहिए। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। बिल्कुल, इसका फायदा ये होगा कि ऐसे बड़े निर्णय किसी तात्कालिक राजनीतिक या चुनावी फायदे को देखकर नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्रशासनिक सुगमता और जनता की भलाई को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। प्रशासनिक सुगमता ही किसी भी सफल लोकतंत्र की असली चाबी है। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के अहम पहलुओं को एक बार समेट लेते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बस इस विषय पर अपनी समझ को पुख्ता करना चाहते हैं। एक तेज और सटीक रिकैप हो जाए। बिल्कुल। तो इस रिवीजन सत्र की सबसे पहली और जरूरी बात जो याद रखनी है, वो है अनुच्छेद 3, ए से लेकर ई तक। यह अनुच्छेद संसद की उस असीमित शक्ति को दर्शाता है जिसके तहत वो राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनकी सीमाएं बदल सकती है और नाम में परिवर्तन कर सकती है। और दूसरा सबसे अहम बिंदु है एक ऐतिहासिक फैसला बाबूलाल परांते बनाम बॉम्बे राज्य 1960। इस केस लॉ का सीधा सा निष्कर्ष यह है कि राज्य विधायिका की राय संसद पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है। इसके बाद अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो 3 अहम तारीखें जहन में होनी चाहिए। 1 नवंबर 1956, जब फजल अली आयोग की सिफारिश पर आधुनिक केरल राज्य का गठन हुआ था। इसके बाद हालिया घटनाक्रम में 24 जून 2024, जब केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से अपना संशोधित प्रस्ताव पारित किया। और आखिर में 24 फरवरी 2026, जब केंद्रीय कैबिनेट ने केरलम नाम को आधिकारिक मंजूरी दी। और अंत में कुछ रोचक तथ्य जो हमेशा काम आते हैं। शब्द की व्युत्पत्ति में चेरलम, जिसका अर्थ है झीलों की भूमि, और केरा प्लस आलम यानी नारियल की भूमि का अर्थ याद रखें। साथ ही सामाजिक आंकड़ों में 96.2% की शानदार साक्षरता दर, जिसे 2025 में मिजोरम के पूर्ण साक्षर बनने वाले नए तथ्य के साथ जोड़कर याद रखा जा सकता है। ये रिकैप वाकई बहुत काम का था। सारे बिखरे हुए बिंदु एक साथ जुड़ गए। अब हम अपनी इस गहरी चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। इस पूरी यात्रा को अगर मैं एक पंक्ति में समेटना चाहूं, तो ये कहूंगा कि ये महज कागजों पर की गई एक भाषाई गड़बड़ी का सुधार नहीं है। ये भारत के सांस्कृतिक लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत है, एक उत्सव है। बहुत खूब कहा आपने। हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय अखंडता एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। जब किसी राज्य की पुरानी सांस्कृतिक अस्मिता को इस तरह संवैधानिक सम्मान मिलता है, तो वह राज्य देश के संघीय ढांचे के साथ और भी अधिक विश्वास और मजबूती के साथ जुड़ जाता है। ये विचार अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। ये सच है कि अपनी भाषा और इतिहास के अनुरूप नाम पाना एक बड़े सांस्कृतिक गौरव की बात है,
लेकिन जैसा कि हमने 60% राजस्व वाले नियम के दौरान चर्चा की, किसी भी राज्य का असल विकास उसकी प्रशासनिक पारदर्शिता, सुशासन और आर्थिक आत्मनिर्भरता से ही तय होता है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है, क्या केवल सरकारी दस्तावेजों में राज्य का नाम बदल देने से उस राज्य और वहां के लोगों की नियति वाकई बदल जाती है, या फिर ये नाम परिवर्तन सिर्फ एक बहुत बड़े, बहुत गहरे बदलाव की महज एक शुरुआत भर है? इसी सवाल और विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। चीजों को